सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषय पर चर्चा होगी। इस वीडियो को देखने का मतलब है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी संवैधानिक पहलू हैं, इसका जो राजनीतिक पहलू है और इसका जो करंट अफेयर्स है, उसकी समझ बहुत ही क्लियर हो जाना। मतलब आने वाले दिनों में जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे जिस लेवल की हो, इस वीडियो को देखने से आपको अनेक करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, पॉलिटिकल मैटर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो निवेदन है कि इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बने रहना है इस 10 मिनट के वीडियो में। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग बता दूं, क्योंकि इसमें क्विज भी है, लास्ट में प्रश्नोत्तर भी है। एक से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो किसी न्यूज पेपर में नहीं आया है, कोई चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाया गया है, उन सबको रिसर्च करके यहां पर डाला गया है। संविधान का अनुच्छेद 42 क्या कहता है? 462। भारत में पहले मैं बता दूं, चुनाव आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा की गई है। 16वें राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होने जा रहा है। और क्यों हो रहा है तो संविधान दो चीजों को बताता है। पहली बात, अनुच्छेद 62 ये कहता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कब होना चाहिए। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हो जाना चाहिए। कितना दिन पूर्व होना चाहिए ये नहीं कहता, सिंपल कहता है कि नया राष्ट्रपति का चुनाव, जो वर्तमान में करंट राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल होता है, उसका समाप्त होने के पूर्व हो जाना चाहिए। अब एक पार्लियामेंट का लॉ है, उस लॉ का नाम है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। और ये कहता है कि जो करंट में राष्ट्रपति है, मौजूदा राष्ट्रपति है, उसका 5 वर्षीय कार्यकाल में 60 दिन शेष रहते हुए, जब 2 माह का उसका समय बचा हो खत्म होने में 5 साल का, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। तो अनुच्छेद 62 और 1952 का एक्ट अगर दोनों मिला दें तो इसका प्रभाव यह है कि चुनाव आयोग ने अब अधिसूचना जारी कर दी है, क्योंकि 1 माह से कुछ अधिक का समय बचा हुआ है वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल को खत्म होने में। रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और इनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल है 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022, और 24 जुलाई 2022 अगले महीने पूरा हो रहा है। और इसलिए लगभग अगर आप देखें तो 1.5 से पौने 2 माह के बीच का ये समय है और ये घोषणा हो गई है। नए राष्ट्रपति का चुनाव, चूंकि मैंने कहा कि 2 माह शेष रहते उसकी घोषणा की जानी चाहिए और नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए कार्यकाल खत्म होने के पहले, तो 24 जुलाई तक भारत का नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति का चुनाव 24 जुलाई 2022 के पूर्व हो जाना चाहिए। ये 62 आर्टिकल का मैंडेट है। अब अधिसूचना जारी होगी 15 जून 2022 को, यह दिया हुआ है क्लियरली। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि है, घोषणा कर दिया है चुनाव आयोग ने 15 जून 2022। नामांकन दाखिल होगा 15 जून से 29 जून 2022 तक, समय दिया गया है इसमें लगभग 15 दिन का। और अगर जरूरी हो तो चुनाव होगा 18 जून को, है ना, 18 जुलाई को चुनाव होगा अगर जरूरी हुआ तब। और मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी 2022, और नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई 2022, क्योंकि 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद अपना कार्यकाल फिनिश कर लेंगे और 25 जुलाई को जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा उसको शपथ लेना है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस।
ये इंपॉर्टेंट बात है, समझना है। अब राष्ट्रपति का चुनाव एक महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं राजनीतिक घटना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इवेंट। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का पद ही ऐसा है, ये समझना होगा। भारतीय गणराज्य का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, यानी भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है, और रिपब्लिक का मतलब होता है जिस राज्य का हेड निर्वाचित हो, इलेक्टेड हो। चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसलिए भारत एक गणराज्य है और राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। दूसरी बात जो आर्टिकल 53 कहता है, 53 कहता है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। द इंटायर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। और तीसरी बात जो अनुच्छेद 53 ही कहता है कि भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। और आर्म फोर्सेस में कौन कौन आएगा? आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों का सुप्रीम कमांडर है कौन? भारत का राष्ट्रपति। तो इसलिए राष्ट्रपति के पद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रपति है आपने देखा एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि संघ की संपूर्ण एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन भ्रम में ना रहिए, यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है। राष्ट्रपति संसद का भी अंग है। राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का हिस्सा तो है ही, वह संसद का भी हिस्सा है, क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। कोई भी बिल पार्लियामेंट में लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा और अंत में राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही कोई भी विधेयक, अधिनियम यानी एक्ट बन पाता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यह और संविधान के अनुच्छेद 79 में क्लियरली लिखा हुआ है। और भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये 5 बात कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारत के संवैधानिक व्यवस्था में। और इसलिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हमेशा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक घटना के रूप में इसको देखा जाता है, माना जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कराने की संपूर्ण जिम्मेवारी A to Z अगर देखें तो संविधान भारत का जो है वो चुनाव भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है। चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका ये दायित्व है चुनाव भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से। तो भारत निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के तहत A to Z संपूर्ण चुनाव व्यवस्था के लिए अंतिम रूप से जिम्मेवार है। 16वें राष्ट्रपति 2022 के लिए चुनाव की जो शेड्यूल है वो घोषणा हो चुकी है, कब कब क्या क्या होना है, और इसके लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत में एक रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग बनाता है। और ये रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? तो ये बारी बारी से होता है, कभी लोकसभा का महासचिव सेक्रेटरी जनरल तो कभी राज्यसभा का महासचिव सेक्रेटरी जनरल होता है। आइदर ये होगा चाहे वो होगा। अभी जो 16वें राष्ट्रपति का चुनाव 2022 में होने जा रहा है उस चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने श्री प्रमोद चंद्र मोदी जो कि महासचिव हैं राज्यसभा के, इनको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। और जो 15वां राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 2017 में, उसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया था वो बनाया था अनूप मिश्रा। ये उस समय महासचिव थे लोकसभा। तो 17 में रिटर्निंग ऑफिसर 2017 में थे, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल महासचिव, और अब जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है उसके रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं राज्यसभा के महासचिव। अब समझिए चुनाव ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में
जहां केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, हमेशा ध्यान रखिए, सभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं, केवल दिल्ली और पुडुचेरी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किया जाता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। साथ ही प्रत्येक राज्य और यूटी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति होती है। साथ ही इलेक्शन कमीशन राज्यों में ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति होता है, ताकि फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव को सुनिश्चित किया जा सके। अगर आप प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 भी है। एक तो संवैधानिक प्रावधान हुआ अनुच्छेद 54 और 55 में, मुख्य बातें लिखी हुई है। उसके बाद और डिटेल्ड में जो बातें हैं वो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, और इसमें समय समय पर संशोधन भी हुआ है, चूंकि पार्लियामेंट का लॉ है ये 1952 का लॉ कौन बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया है। और ये लॉ कहाँ से बना? क्योंकि 54-55 में ही मैंडेट है कि पार्लियामेंट और डिटेल्ड में लॉ बनाएगा। मेन बातें तो एक्ट में आ गई, लेकिन डिटेल्ड लॉ बनाया कौन? पार्लियामेंट ने 1952। और उसके बाद इस 1952 के अधिनियम में अनेक बार संशोधन भी हुए हैं, और एक्ट के बाद रूल्स भी होता है, नियम भी होता है। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974, कुल मिलाकर अनुच्छेद 54-55 ये संवैधानिक प्रोविजन हो गया प्योरली। उसके बाद पार्लियामेंट का एक्ट 1952 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में समय समय पर संशोधित हुआ है, और उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974, और इसमें भी समय समय पर बदलाव हुआ है। ये तीनों मिलाकर ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कब, कैसे, कहां और किस प्रकार से किया जाना है। अब आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप जानते हैं, यानी सीधे सीधे भारत की जनता भारत के राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। जैसे भारत की जनता अब लोकसभा के सांसद को चुनती है, एमपी लोकसभा को सीधे सीधे चुनती है, और विधानसभा में एमएलए को चुनती है, वैसे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। और इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली क्यों? तो इस पर बहस हुआ था संविधान सभा में, जब संविधान बन रहा था, और यह बात आई थी कि भारत में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर सरकार का जो प्रमुख है प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के लिए एक मंत्री परिषद होता है। तो मंत्री परिषद जिसका अगुआ प्रधानमंत्री होता है, वही शासन का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मेन यहां मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। इसलिए राष्ट्रपति को सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने जाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है, नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन नॉमिनल हेड है, क्योंकि राष्ट्रपति वैसे ही करता है जैसा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सिफारिश उसे दी जाती है। और यह क्लियर कट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, यानी मंत्री परिषद के सिफारिश पर ही काम करेगा। यह आर्टिकल 74 में क्लियर है। तो ये संवैधानिक मैंडेट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, संसदीय प्रणाली ऐसे ही चलता है। इसलिए राष्ट्रपति को सीधे जनता द्वारा चुने जाने का जो लॉजिक है उसको एक्सेप्ट संविधान सभा ने नहीं किया। अब अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, इलेक्टोरल कॉलेज। कौन चुनेगा राष्ट्रपति को? हु विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 54 में है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज, वही इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है राष्ट्रपति को। अब इसमें कौन कौन होगा? इसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होता है, यानी इलेक्टेड मेंबर, न कि नॉमिनेटेड। तो ध्यान रखिए, निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में केवल निर्वाचित सदस्य होगा, इलेक्टेड मेंबर होगा। अब इसमें कौन कौन होगा? संसद, राज्य विधायिका और 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका है, यही होगा। संसद में देखें तो लोकसभा में 543, क्योंकि एंग्लो इंडियन
मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो मनोनीत इसमें हो नहीं सकता, नो नॉमिनेटेड मेंबर, इसलिए 543। और वैसे भी एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है, जान लीजिए, क्योंकि संविधान में संशोधन हुआ है, अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होगा। और राज्यसभा में टोटल सीट कितना है? 245, लेकिन 12 राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, तो नॉमिनेटेड मेंबर तो हो नहीं सकता, तो राज्यसभा में 233, 245 माइनस 12, वो 12 नॉमिनेटेड है, वो भाग नहीं लेगा, तो वो नहीं होगा, केवल 233 होगा। और लोकसभा में 543। हर राज्य की विधायिका में जो इलेक्टेड मेंबर हो, 28 राज्य है भारत में, तो 28 राज्य में जो भारत में है उसमें जो है जो इलेक्टेड मेंबर हैं, और 2 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरी, इसमें नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली हो गया और पौंडीचेरी, यहाँ पर विधायिका है, मुख्यमंत्री होता है, और वहाँ पर भी राष्ट्रपति को चुनाव में वहाँ के जो इलेक्टेड एमएलए हैं भाग लेते हैं। ये ऐसा प्रावधान आया था संविधान संशोधन के माध्यम से, 70वां संविधान संशोधन 1992 में। और मैं बता दूं 239A में ये बात है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, इसलिए 16वें राष्ट्रपति का चुनाव जो होने जा रहा है इस साल, उसमें जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, वहाँ की विधानसभा नहीं भाग ले सकती, क्योंकि विधानसभा अभी तक प्रावधान उसका हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अच्छा, निर्वाचक मंडल में रिक्ति, मान लीजिए कि लोकसभा में सीट किसी का डेथ हो गया, रिजाइन कर दिया, या उसका निर्वाचन ही अयोग्य हो गया, यानी कि वैकेंसी है, कई जगह माने मेंबर नहीं हैं, तो क्या होगा? डेथ के कारण, इलेक्शन रद्द कर दिया है उसके कारण, या वो रिजाइन कर दिया है, या अयोग्य ठहरा दिया गया है किसी कारण से, तो कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव इनवैलिड नहीं होगा अगर निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी है तो। ये ध्यान रखना है, पूछता है। विधायिका के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं, वो निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं, मैं बता चुका हूं। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नहीं भाग लेंगे, राज्यसभा में जो 12 मनोनीत किए जाते हैं वो भी भाग नहीं लेंगे, राज्य विधानसभा में जो मनोनीत होते हैं राज्यपाल द्वारा वो भी भाग नहीं लेंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी में जो भी मनोनीत हैं वहां भी भाग नहीं लेंगे। ये क्लियर कट है। वैसे एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। अब एंग्लो इंडियन का मनोनीत नहीं होगा, यानी लोकसभा अब 543 सीधे सीधे पूर्णतया इलेक्टेड होगी। लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड आने वाले दिनों में मेंबर नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो विधान परिषद है, जिसके मेंबर को आप एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, वो भी भाग नहीं लेगा। चाहे विधान परिषद एमएलसी इलेक्टेड हो यानी निर्वाचित हो, या मनोनीत हो नॉमिनेटेड हो, दोनों भाग नहीं लेगा। ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होता है। अब जो विधान परिषद है केवल 6 ही राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, एपी, तेलंगाना, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और विधान परिषद अगर है तो खत्म की जा सकती है, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो बनाई जा सकती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 159 में है, 169 में, संविधान के अनुच्छेद 159 में, 169 में। और ये सारा पावर संसद के पास है कि चाहे तो विधान परिषद बना दे या पहले से है तो खत्म कर दे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बहुत स्पष्ट है, इसको आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका मतलब होगा कि प्रतिनिधित्व बराबर का होगा, राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में, समानुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या उसका वोट ज़्यादा होगा, जिसकी कम उसको कम होगा, यही मतलब है। और सभी राज्यों की विधायिका का जो वोट होगा टोटल वैल्यू, और केंद्र में जो पार्लियामेंट का, लोकसभा प्लस राज्यसभा का, वो दोनों बराबर होगा। इसी को समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो तरीका है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल संक्रमणीय मत। इसका मतलब है कि हर
जो इसमें वोट दिया जाता है, वोट तो एक ही देंगे लेकिन आपको वरीयता देनी पड़ती है। जैसे मान लो कि 3 आदमी खड़ा हुआ राष्ट्रपति के चुनाव में, तो किसको 1 नंबर का आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वरीयता, किसको 2 नंबर का दीजिएगा और किसको 3 नंबर का दीजिएगा। इसी को कहते हैं STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग है। इसका मतलब है कि आप किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं ये आप किसी को नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कांग्रेस का वो MP हो या MLA हो तो वो बीजेपी के उम्मीदवार को दे दे, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की संभावना हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चला कौन किसको दिया, क्योंकि किसी को मतपत्र दिखाना नहीं है, बैलेट दिखाना नहीं है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट वोटिंग है। कोई राजनीतिक दल अपने सांसदों विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकता। आप देखते हैं ना, व्हिप जारी आदेश देता है राजनीतिक दल का हेड कि आपको इसी के पक्ष में मतदान डालना है। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग का फ़ायदा मिलता है और नुकसान भी है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होती है। अभी राज्यसभा के चुनाव में देखे कि कैसे क्रॉस वोटिंग के कारण कहीं बीजेपी हार गया तो कहीं बीजेपी जीत गया। नो इलेक्शन सिंबल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता। लोकसभा में आप देखते होंगे, MLA के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में देखते होंगे, यहाँ कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, केवल कैंडिडेट का नाम होगा। जो कैंडिडेट का जितना कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसका नाम होगा और आपको वरीयता यानी प्रेफरेंस देना होगा। प्रथम वरीयता किसको, दूसरा किसको, तीसरा किसको। और वरीयता के लिए आपको विशेष कलम का प्रयोग करना पड़ेगा। स्पेशल पेन आता है, स्पेशल इंक होता है, और वह पेन आपके पॉकेट से नहीं निकलेगा। वह पेन भारत चुनाव आयोग स्वयं सभी को देता है जो जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए योग्य होते हैं, MP MLA। चुनाव कहाँ होगा, अगला क्वेश्चन। तो चुनाव जो है संसद भवन में होगा। लोकसभा के MP, राज्यसभा के MP वहाँ देते हैं, और हर राज्य का जो विधानसभा है वहाँ पर होता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है तो वहाँ होगा। लेकिन जान लीजिए कि विशेष परिस्थिति है, कोई बीमार है या कोई और कारण है, तो कोई वोटर कहीं से भी वोट दे सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि चुनाव आयोग से एडवांस में परमिशन लिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब काउंटिंग कहाँ होता है ये जान लीजिए। तो काउंटिंग केवल और केवल दिल्ली में होता है। सब जगह का बैलेट जो है दिल्ली में आएगा चुनाव के बाद, और काउंटिंग टोटल ऑल इंडिया का जितने भी MLA हैं, MP हैं, सबका दिल्ली में होगा, संसद भवन में। अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA क्या है, मतलब एक जो MLA है, विधानसभा का सदस्य है, चाहे वो UP का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, उसका एक वोट का वोट सबको एक ही देगा। ध्यान रखिए, चाहे MP हो चाहे MLA हो, वोट एक ही देगा, लेकिन एक वोट का वैल्यू हर जगह अलग अलग होता है। वही मैं बता रहा हूँ, ये संविधान में दिया हुआ है। तो एक MLA के वोट का वैल्यू होता है, जैसे मान लें कि बिहार है, तो बिहार में जितने भी यहाँ पर MLA हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे, उनका एक वोट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है ये तो पता है पहले से, क्योंकि जनगणना हुआ है। तो कुल जनसंख्या में भाग दीजिए कुल इलेक्टेड MLA कितना है। अब बिहार विधानसभा में निर्वाचित MLA कितना है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड नहीं, निर्वाचित MLA कितना है, उससे भाग देना है। किस में भाग दीजिएगा, कुल जनसंख्या में भाग देना है। बिहार की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड MLA इन बिहार, ऐसे हर राज्य में हो जाएगा, और उसको फिर गुना कर देना है 1/1000 से। तो जो आएगा कैलकुलेशन करके वो एक MLA का वोट होगा। और इस प्रकार पूरे देश में 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, ये सब मिलाकर टोटल MLA का वोट आ रहा है यहाँ पर। एक तरह से यहाँ पर देखना होगा कि कितना यहाँ होता है, तो 54,32,231 54,32,231 कुल हो रहा है। 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर सब MLA हैं, इनका कुल वोट वैल्यू है 54,32,231। अब MP के एक वोट का वैल्यू कैसे निकलता है, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड MLA, अभी हमने निकाला ना कि 54 लाख
52,3231। देश के टोटल एमएलए का वोट है 54,32,231। ठीक है, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये 3 नहीं होगा, 2 होगा, जम्मू कश्मीर अभी नहीं है। और उसको डिवाइड कर दीजिए कि कितने इलेक्टेड एमपी हैं, तो लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233, यानी कि कुल ये इतने हो जाएंगे। आपको 776 से भाग दीजिएगा तो एक सांसद के एक तरह से निकल जाएगा, यानी 54,32,231 में भाग देना है 276। 276 कैसे निकला? 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा, दोनों मिलाकर 576 हुआ, और भाग दीजिएगा तो होगा 700, यानी एक एमपी का वोट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, 700 हुआ। और एक एमएलए का वोट हर राज्य का अलग अलग होगा, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। और जितने भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लोकसभा राज्यसभा, सब मिलाकर कुल कितना हुआ? क्योंकि एक एमपी के वोट हुआ 776 और कुल कितने एमपी हैं? 700, तो ये हुआ 5,43,200, है ना, 5,43,200, यानी टोटल एमपी का वोट वैल्यू होगा 5,43,200 और टोटल एमएलए का वोट वैल्यू होगा 54,32,231 और टोटल एमपी का वोट हुआ, सॉरी इसके पहले गलत, ये टोटलिंग गलत बोला मैंने, टोटल एमपी का होगा 54,32,000, सॉरी 5,43,200, 5,43,200 और टोटल एमएलए का वोट हो गया 54,32,231। इस प्रकार से आ रहा है। तो ये जो जनसंख्या ली जा रही है 1971 की जनसंगणना के आधार पर है, ये फ्रीज किया हुआ है 2026 तक 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2001 के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो जानना है। पूर्ण बहुमत के लिए कितना चाहिए? पूर्ण बहुमत के लिए कि 50% से अधिक टोटल वोट का, टोटल एमएलए एंड टोटल एमपी, इसका जो टोटल वोट वैल्यू है उसको 2 से भाग दे दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो यही मेजोरिटी हो जाता है। और इसमें 10,86,631 हो जाता है, 10,86,631 सब मिलाकर एमपी प्लस एमएलए, इसमें 2 से भाग दीजिए, 1 जो आएगा वही होगा। और यहाँ पर जो सांसदों का मत है ये एक तरह से जैसे हुआ 54,32,231 है, यहाँ पर 54,32,000 होगा, एक जीरो इसमें कम है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट प्रेफरेंस वोटों की गणना पहले की जाती है, जैसे कि ABC खड़ा है तो किसको आप 1 नंबर दिए, 2 नंबर किसको दिए, 3 नंबर किसको दिए, प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो प्रथम प्रेफरेंस के वोटों की गणना पहले की जाती है और जो जीत जाता है, प्रथम प्रेफरेंस के वोटों से जिसको मेजोरिटी मिल जाती है वो चुन लिया जाता है। और अगर प्रथम प्रेफरेंस में किसी को वो मेजोरिटी नहीं आती है, पूर्ण बहुमत, तो फिर द्वितीय प्रेफरेंस का जो वैल्यू होता है वो जोड़ दिया जाता है प्रथम प्रेफरेंस में। इसी का नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि सेकेंड वरीयता का जो मत है प्रथम वरीयता में ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए को कई लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा, कई लोग ए को सेकेंड भी दिया होगा, तो ए का फर्स्ट प्रेफरेंस अगर ए को नहीं बहुमत मिल पाता है तो फिर ए को जो जो लोग सेकंड प्रेफरेंस दिया है वो जुड़ जाएगा और इस प्रकार वो बहुमत आ जाता है, तो वो चुन लिया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी उम्मीदवार को मेजोरिटी नहीं मिल जाता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हुआ, गलत हो गया चुनाव, गलत तरीका यूज हुआ, संपूर्ण मामलों को देखता है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट में कभी भी नहीं आ सकता। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो डिस्प्यूट है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित याचिका, ये प्रावधान किया गया था 39 संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में, 1975 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना। भारत के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन पत्र कौन दाखिल कर सकता है, नॉमिनेशन कौन फाइल कर सकता है, यानी कि जो उम्मीदवार है, जो लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का चुनाव, स्वयं कर सकता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक है प्रोपोजर और जो अनुसमर्थक है सेकेंडर। प्रस्तावक कौन हो सकता है, समर्थक, अनुसमर्थक कौन हो सकता है, जो कि जो वोट देने का है, यानी एमपी या एमएलए ही प्रस्तावक हो सकता है, आम जनता तो होगी नहीं। प्रस्तावक और अनुसमर्थक यानी प्रपोजर और सेकेंडर वही होगा जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जा रहा है, यानी कि वो या तो एमपी होगा चाहे एमएलए होगा। अब नामांकन पत्र दाखिल करने का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है,
कोई भी उम्मीदवार तभी लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव जब उस उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक उसको मिले हों और 50 अनुसमर्थक, यानी 100 सपोर्ट करेगा तब नहीं। ये नहीं कि आप भी खड़े हो जाइए, कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगेगा, तब तो यहाँ पर पता चलेगा कि हजारों हजार आदमी सब लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को सपोर्ट चाहिए, रिटन में, लिखित में 50। और वो सपोर्ट कौन है? जो व्यक्ति वोट देने जा रहा है उसका सपोर्ट चाहिए, यानी एमपी का या एमएलए का। और 50 अनुसमर्थक चाहिए, यानी कि सेकेंडर। 50 आदमी प्रस्ताव कर रहा है और 50 आदमी सपोर्ट कर रहा है। यह इंपॉर्टेंट है। इसलिए 50+50 यानी 100 वोटर। वो वोटर कौन है? एमपी या एमएलए, उसका समर्थन चाहिए, तभी वो उम्मीदवार बन सकता है। प्रथम 5 राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें कोई प्रस्तावक नहीं रहता का नियम था और कोई अनुसमर्थक का भी नियम नहीं था, यानी कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता था। अब इसका जानते हैं असर क्या हुआ? अनेक लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता था। भाई, हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही उसको एक वोट नहीं आया है, कोई एमपी एमएलए उसको समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन लड़ लिया, क्योंकि नियम नहीं था कि प्रस्तावक होना चाहिए या अनुसमर्थक होना चाहिए। 1964 का जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 1964 का, तो उसमें 17 उम्मीदवार था और आपको ताज्जुब होगा 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको एक भी वोट नहीं मिला, बस उनका नाम लिखा हुआ है, एक भी वोट उनको नहीं मिला। 1969 का जो चुनाव हुआ, 1969 का राष्ट्रपति का, उसमें 15 उम्मीदवार थे और 5 उम्मीदवार को सिंगल वोट नहीं मिला। अगर उस समय आप होते तो आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे, और आज की तारीख में संभव नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में वही चुनाव लड़ेगा जिसको 50 एक तरह से प्रस्तावक मिले, यानी एमपी एमएलए का सपोर्ट मिले, और 50 अलग से। ये नहीं कि जो प्रस्तावक बन गया वो अनुसमर्थक भी बनेगा, दोनों अलग अलग होना चाहिए। 50 प्रस्तावक अलग, 50 अनुसमर्थक अलग। जो प्रस्तावक बन गया वो अनुसमर्थक नहीं बन सकता, जो प्रपोजर है वो सेकेंडर नहीं बन सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लियर कट हो गया। 1974 में चेंज हो गया नियम। 1952 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 में चेंज हुआ और 10 प्रस्तावक कर दिया गया और 10 अनुसमर्थक। कब? 1974 में। और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया गया, 2500 रुपया लगेगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। अब यहाँ से कम लोग हो गए, क्योंकि 10 एमएलए एमपी का जुगाड़ कहाँ कीजिएगा? प्रस्तावक, और 10 एमपी एमएलए अनुसमर्थक, तो यानी 20 एमपी एमएलए का सपोर्ट चाहिए तभी कोई लड़ सकता है। और 1997 का जब चुनाव हुआ, 1997 का, तो ये 50 कर दिया गया और 50 अनुसमर्थक, 50 प्रस्तावक, कुल मिलाकर 100 एमपी एमएलए का वोट चाहिए तभी कोई चुनाव लड़ सकता है। और ये सिस्टम आज तक जारी है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 कर दिया गया। ये तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है नॉमिनेशन पेपर के साथ, या फिर आरबीआई के पास जमा कर दीजिए, या ट्रेजरी में पहले से जमा कर दीजिए। और अगर कुल वैध मतों का 1/6 से कम वोट आया तो ये 15,000 भी आपका जब्त हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते होंगे कि आप 15-17 कोई नहीं लड़ता है, एक चुनाव कोई लड़ता है, 2 या 3, मैक्सिमम 3 कैंडिडेट आपको मिलेंगे, या 1 या 2 बस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है समझना। अधिकतम कितना नामांकन कोई कैंडिडेट दाखिल कर सकता है? अधिकतम 4। एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 नामांकन दाखिल किया जा सकता है। किसके समक्ष नामांकन दाखिल होगा? तो चुनाव आयोग द्वारा जो रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है इस 16वें चुनाव के लिए। कौन है रिटर्निंग ऑफिसर? राज्यसभा का महासचिव, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। उसके समक्ष दिल्ली में जाकर नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा जो जो चुनाव लड़ना चाहता है। और इसके लिए जरूरी है कि 50 समर्थक पहले जुटा लीजिए, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक, यानी 100 एमपी एमएलए का लिस्ट लेके जाना होगा, तभी फाइल होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ। अब कुछ जीके का प्रश्न है जो आपकी जानी है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, या राष्ट्रपति का मनोनयन होता है? पहला राष्ट्रपति जो नियुक्त हुआ, एकमात्र नियुक्त राष्ट्रपति, द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड, पहला राष्ट्रपति जिसका चुनाव नहीं हुआ, केवल उसको नियुक्त किया गया, उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि पहला राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं हुआ। भारत की जो संविधान सभा थी
उस संविधान सभा ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया, अपॉइंट किया भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो ये एकमात्र एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है, एकमात्र नियुक्त राष्ट्रपति, द ओनली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1952 तक, क्योंकि 52 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उसके बाद सभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, एक ही नियुक्ति हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक केस है जहां राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। दूसरा, एकमात्र पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि एक बार 5 साल रहा फिर आ गया, वो ओनली री इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1957 से 1962 तक। पहले 1950 से 1952 तक रहे और फिर से वो आ गए, री इलेक्ट हो गया उनका। तो ये है प्रथम दलित राष्ट्रपति, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट KR नारायणन। ये 10वें राष्ट्रपति थे 1997 से 2002 तक, ठीक है। और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं था, वो किनका नाम है? VV गिरी। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, फोर्थ POI यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1969 से 1974 तक। और ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति भी थे, 1967 से 1969 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब फैक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। एकमात्र उदाहरण जहां राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती की गई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओनली प्रेसिडेंट इलेक्शन जहां पर सेकंड प्रेफरेंस वोट काउंट किया गया। VV गिरी, चौथा राष्ट्रपति, 69 to 1974। और एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति भी बना, उपराष्ट्रपति भी बना और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी बना। कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति भी रहा हो, उपराष्ट्रपति भी रहा हो और भारत का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का भी रहा हो। ये कौन है? M हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये राष्ट्रपति के रूप में प्रभार था, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जुलाई 69 से अगस्त 1969 तक, तो राष्ट्रपति भी हो गए। ये भारत के 11वें चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, 11th चीफ जस्टिस 68 से 1970, और भारत के 6th VPI थे यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1979 से 1984 तक। एकमात्र इन्हीं के नाम पर है M हिदायतुल्लाह, जो राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी रहे। एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, बिना विरोध का, कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, अनअपोज्ड इनका इलेक्शन हुआ। एक्चुअली इनके टाइम में कुल मिलाकर जो कैंडिडेट था 37 खड़े हुए थे, लेकिन 36 उम्मीदवार का इलेक्शन रद्द कर दिया गया, उनका नॉमिनेशन। यही एकमात्र बच गए, नीलम संजीवा रेड्डी। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति हुए, 6th POI यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1977 से 1982 तक। प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रपति, फर्स्ट माइनॉरिटी मुस्लिम प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1967 से 1969 तक। प्रथम महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी 2007 से 2012। और वर्तमान राष्ट्रपति, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, 2017 से 2022, 14वें, लेकिन चुनाव इनका हुआ 16वां, अब 15वां अभी चुनाव होने जा रहा है। अभी जो नया भारत का राष्ट्रपति होगा उसका 16वां चुनाव है, लेकिन राजेंद्र बाबू 2 बार बने, इसलिए उसको एक 15वां अगला होने का चुनाव अगला है 16वां, लेकिन व्यक्ति होगा 15वां जो भी बने। और रामनाथ कोविंद ने किनको हराया? मीरा कुमार को हराया। ये 15वां चुनाव था। और इस प्रकार ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण रिसर्च करके बनाया गया है। अगर इसको आप पढ़ते जाएं और इस वीडियो को देखते जाएं और जो बोला जा रहा है उसको सुनकर नोट बना लें, यकीन मानिए यहाँ से करंट अफेयर्स, आपको पूरा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये आपके लिए एक रिसर्च करके ये मटेरियल बनाया गया है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। हो सकता है इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर समय पर मैं स्वयं देता हूं, इसलिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कहना नहीं होगा कि ये महत्वपूर्ण
ये घटना घटने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को अपने साथियों, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है, कैसे होता है, कहां होता है, क्यों होता है और किस तरीके से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।